स्वागत है फिर से आपका एक थोड़ा सा नए वीडियो में। आज हम करेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 23 अप्रैल को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बहुत ज़्यादा ऊपर चिल्ला रहे के, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आप इस क्लास को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब आता है? 23 अप्रैल को। यूनेस्को नेम्स स्ट्रासबुर्ग, फ्रांस का स्ट्रासबुर्ग एक जगह है जहाँ जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024 घोषित किया है। किसको? स्ट्रासबुर्ग, फ्रांस में स्ट्रासबुर्ग। और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। ऑल्सो ऑब्जर्व एज शेक्सपियर डे, क्योंकि शेक्सपियर इस दिन का देहांत हुआ था और इसी दिन का जन्मदिन भी है। ठीक है, तो जिस दिन जन्मे उसी दिन वो जिस दिन जन्मे उसी डेट पर वो उनका देहांत हुआ। ठीक है, तो यूनेस्को नेम स्ट्रासबुर्ग एज वर्ल्ड बुक कैपिटल डे, इसको शेक्सपियर डे भी बोला जाता है और इंटरनेशनल बुक डे भी बोला जाता है, वर्ल्ड बुक डे भी बोला जाता है और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी बोला जाता है। तो 23 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। इस दिन वर्ल्ड टेबल टेनिस डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। किसके ऑनर में? ऑनरिंग आइवर मोंटागो ये टेबल टेनिस प्लेयर थे, बहुत मशहूर। ठीक है, तो उनके नाम पे, उनके ही जन्मदिन पर यह वर्ल्ड टेबल टेनिस डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट और वर्ल्ड टेबल टेनिस डे एक ही दिन में पड़ता है, विच इज 23 अप्रैल। फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ITTF के फाउंडर रहे हैं आइवर मोंटागो। ठीक है, आइवर मोंटागो। और थीम क्या है 2024 का वर्ल्ड टेबल टेनिस डे का? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, ओवरऑल ग्लोबल स्पेंडिंग एक्सलरेट, सिप्री का रिपोर्ट है। सिप्री मेनली ये मिलिट्री रिपोर्ट निकाल सब कंट्रीज़ का, कौन सा कंट्री कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर किया है, कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा मिलिट्री पे खर्चा करता है। तो इस बार भी उनका रिपोर्ट निकला और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर निकला मिलिट्री में। ठीक है, मतलब आर्मी के ऊपर, मिलिट्री ट्रेन होने में बहुत कुछ, मिलिट्री का जो मेंटेनेंस है सब करने के लिए इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर पर वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट US है ऑफकोर्सली, सेकेंड लार्जेस्ट चाइना है, थर्ड लार्जेस्ट रशिया और फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया बन गया। ठीक है, इंडिया इंक्रीज बाई 4.2%, मतलब डिफेंस या मिलिट्री पे जो स्पेंडिंग है वो 4.2% बढ़ गया इंडिया में। ओके, और ग्लोबली, मतलब पूरा ग्लोबली सारे कंट्रीज को मिला के 6.8% का बढ़ोतरी हुआ है मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक है, द लार्जेस्ट percentage increase in military spending by any country in 2023 was seen in the Democratic Republic of Congo. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज देखा गया सबसे ज़्यादा 2023 में, क्योंकि हमें जानता है कि अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे कूप्स हो रहा है, बहुत सारे मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज है, मतलब ग्लोबली US सबसे टॉप पर है। ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल होस्ट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। क्या? नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। और रेनबो किसके फ्लैग में होता है? यस, LGBTQ+ कम्युनिटी के फ्लैग में होता है। ठीक है, रेनबो तो उनके बारे में है, फॉर LGBTQ+ माइनॉरिटीज़ एंड स्टे एज अ टूरिस्ट इन नेपाल, मतलब नेपाल, ताकि LGBTQ+ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो तो माइनॉरिटी है ऑफकोर्सली, तो वो नेपाल में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन में रह पाए, उसकी ये कम्युनिटी और ये कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि उनका सम्मान, मतलब सबके प्रति उनका सम्मान बढ़ाया जाए। ठीक है, तो नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। और अभी हाल ही में एक LGBTQ+ कम्युनिटी बनी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिया में, उसके चीफ का नाम, उसके हेड जो है उसका नाम आप बता दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाते हैं पद्म अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स कन्फर्म किया गया है कल। ठीक है, तो हम देख लेंगे किसको कौन से, जो हमें पता है पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर है इसमें पद्मा अवार्ड्स में, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री।
ठीक है। तो पद्म विभूषण के किन लोगों को मिला? वेंकैया नायडू जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर, ठीक है, जो टॉयलेट्स बनाने के लिए या फिर नो जो सुलभ शौचालय हैं उसकी शुरुआत या सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत जिन्होंने की थी उन्हें मिला है पद्म विभूषण, जो कि बिंदेश्वर पाठक जी। पॉस्टुमस मिला है ये, मतलब मरणोपरांत मिला है बिंदेश्वर पाठक जी को। और थर्ड मिला है भरतनाट्यम डांसर पद्म सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम के बहुत मशहूर डांसर पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। पद्म भूषण किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती एक्टर है, सिंगर उषा उत्तुप, फॉर्मर यूपी गवर्नर राम नायक, इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम जिंदल और मैनी अदर्स को मिला है। तो जो जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं मैंने उसका नाम लिख दिए हैं पहले ही। और पद्मश्री किसको मिला है? अब मास्टर कारपेट वीवर फ्रॉम यूपी खलील अहमद, एमपी फोक सिंगर कालू राम, ठीक है, कालू राम बमनिया, बांग्लादेशी सिंगर रेजवाना चौधरी बनिया और चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट फ्रॉम यूपी नसीम बानो, और भी बहुत जन को मिला है। तो अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हम प्रोमिनेंट जो है वो मैंने लिख दिए। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ है, नॉर्थ कोरिया टेस्ट्स प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एस्केलेटेड टेंशंस विद साउथ कोरिया एंड यूएसए। तो नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में प्योलजी 1 और 2 जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट घुसपैठ कर बैठेगा फिर ट्रेसपास करेगा तो ये उसको मारने की कोशिश करेगी, उस एयरक्राफ्ट को तबाह करने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टेस्टिंग की। एस्केलेटेड टेंशंस विद साउथ कोरिया यूएसए, पहले से हम जानते हैं कि साउथ कोरिया यूएसए के साथ नॉर्थ कोरिया का टेंशंस तो है ही, तो इससे और ज़्यादा बढ़ गई टेंशंस, तो ये इंटरनेशनल कंसर्न बन सकती है। ओके, नेक्स्ट है टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024। टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस भूटान में होस्ट हो रहा है, ठीक है। इसका एम क्या है? टू मोबिलाइज $1 billion इन न्यू फंडिंग ओवर द नेक्स्ट डिकेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर लैंडस्केप्स अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया में जितने भी टाइगर की डेंसिटी वाले जो टाइगर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले जो लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे टाइगर का संरक्षण, टाइगर का कंजर्वेशन करने के लिए $1 बिलियन रेज करना इसका एम है, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन एंड कॉन्फ्रेंस का, टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024 जो कि भूटान में होस्ट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी बिकेम द लार्जेस्ट कंट्री टू लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस। कैनबिस क्या होता है गाइज? कैनबिस होता है एक टाइप ऑफ ड्रग्स। तो जर्मनी बिकेम द लार्जेस्ट कंट्री टू लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस। जर्मनी कैनबिस को कुछ हद तक लीगलाइज कर चुका है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ईयू नेशन टू डू सो है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्जेस्ट ईयू नेशन है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट में वो तो तहत ये सबसे लार्जेस्ट ईयू नेशन है जो कि कैनबिस को कुछ हद तक लीगलाइज कर चुका है। अब क्या लीगलाइज किया है? द लॉ अलाउज adults over 18 to possess 25 grams of cannabis and grow 3 plants at home। तो ये लॉ लीगलाइज करता है एक 18 साल से अधिक जो भी मनुष्य पर्सन है टू पोजेस 25 ग्राम्स, मतलब 25 ग्राम्स वो अपने साथ रख सकते कैनबीस एंड इवन दे कैन ग्रो इवन 3 प्लांट्स एट होम। कैनबीस के 3 पेड़ या पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है लीगल, यही लॉ इस्टेब्लिश किया गया। चलो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा नेशन है तो यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। कितने? 27 यूरोपियन कंट्रीज, 27 यूरोपियन कंट्रीज, ओके। अभी 28 मेंबर क्रोएशिया बन चुका है। क्रोएशिया बिकेम 28 मेंबर ऑन July 1, 2013। तभी 28 मेंबर हो चुका है और 27 यूरोपियन कंट्रीज नहीं रहा, 28 हो चुका है, ओके। इट वॉज फाउंडेड इन 1993 में ईयू को फाउंड किया गया था and was formally established when the with the Maastricht Treaty came into force on November 1, 1993। तो Maastricht Treaty जो है उसके तहत ईयू को बनाया गया था November 1, 1993 से ये इस्टेब्लिश हुआ और फंक्शन होना शुरू हुआ, ओके।
तो फर्स्ट थ्री फाउंडर्स कौन थे? जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। जर्मनी, फ्रांस एंड इटली फर्स्ट थ्री फाउंडर्स थे यूरोपियन यूनियन के। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड अफेयर्स के लिए। ओके, और मेरे आपसे एक सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट ही न्यूज़ था कि ईयू तो है लेकिन सभी यूरोपियन नेशन, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ईयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, चार ऐसे कंट्रीज़ है जो ईयू का पार्ट नहीं, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि EFTA है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, वो चार कंट्रीज़ कौन हैं और रिसेंटली उन्होंने क्या दावा मतलब इंडिया से उसका एक न्यूज़ आया है कि इंडिया से कुछ एक रिलेशन होने वाली है EFTA का। तो वो क्या है, वो सब आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे शॉर्ट्स अपलोड हर दिन होते रहते हैं। आप शॉर्ट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक जीके जान सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो आपको फैसिनेट भी कर सकते हैं, तो आप इन एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं। ओके, चलो, बाय बाय।